सवाल ये कि पश्चिम एशिया में सीज फायर वाली पूरी स्टोरी में पाकिस्तान कहां से आया। दरअसल ईरान ने अपना डिमांड लेटर सीधे अमेरिका को नहीं थमाया, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान को अपना माध्यम बनाया। ईरान में पिछले 40 दिनों से चल रही जंग की आग ठंडी पड़ रही है। तेहरान में जश्न मनाए जा रहे हैं, तो वहीं तेल अवीव और वॉशिंगटन में मानो सन्नाटा पसरा है। लेकिन इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ, ये भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात डोनाल्ड ट्रंप की ही कर लेते हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:08 पर ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट की शुरुआत में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बातचीत का जिक्र करते हैं। ट्रंप ने लिखा कि दोनों की अपील पर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई को फिलहाल 2 हफ्ते के लिए रोकने का फैसला लिया है। साथ ही इस पोस्ट में ट्रंप ने यह स्वीकार किया कि उन्हें पाकिस्तान के जरिए ईरान का 10 सूत्री प्रस्ताव मिला है और इस पर बात जारी है। ट्रंप के पोस्ट के थोड़ी देर बाद सुबह 4:41 पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक्स पर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन पोस्ट कर दिया। यहां भी सबसे पहले शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया गया। साथ ही पोस्ट में इस बात का जिक्र था कि अमेरिका द्वारा ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बातचीत का आधार मानने के बाद सीज फायर पर सहमति बन गई है। ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची के पोस्ट के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुबह 5:20 पर एक्स पर पोस्ट किया। इसमें शहबाज शरीफ ने एक तरह से ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तत्काल युद्ध विराम यानी इमीडिएट सीज फायर के लिए सहमत है। शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में यह भी साफ किया कि सीज फायर केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान और दूसरे तमाम मोर्चों पर भी तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ये एक शर्त थी ईरान की। शहबाज ने दोनों देशों के डेलीगेशन को 10 अप्रैल यानी परसों इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है, ताकि विवादों के स्थायी समाधान के लिए अंतिम दौर की बातचीत आमने सामने बैठकर हो सके। दुनिया दंग है, कल तक वॉर क्राइम की धमकियां देने वाले ट्रंप के सुर आज सुबह अचानक कैसे बदल गए। अब आपको ईरान की वो 10 शर्तें बता दूं जिसने अमेरिका को बैकफुट पर धकेला। पहली शर्त नो अग्रेशन की है, गारंटी यानी अमेरिका लिखित में दे कि वो कभी ईरान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। दूसरी शर्त दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल रहेगा। तीसरी शर्त यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान का हक है और अमेरिका को इसे स्वीकार करना ही होगा। चौथी और पांचवी शर्त है कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी, ईरान की गर्दन पर कसे तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों को तुरंत हटाना होगा। छठी और सातवीं शर्त है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के तमाम पुराने प्रस्तावों को रद्द करना होगा। आठवीं शर्त यह कि ईरान को जो आर्थिक नुकसान हुआ इस जंग में उसकी भरपाई के लिए अमेरिका को कंपनसेशन देना होगा। नौवीं शर्त यह कि खाड़ी के इलाके से अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स को बाहर निकलना होगा। इतने ही नहीं, 10वीं शर्त में ईरान ने यह साफ कह दिया कि लेबनान से लेकर हर फ्रंट पर जंग रुकनी चाहिए, साथ ही इस्लामिक रेजिस्टेंस के योद्धाओं पर हमले बंद होने चाहिए, यानी हुती, हिजबुल्लाह और हमास पर। सवाल ये कि पश्चिम एशिया में सीज फायर वाली पूरी स्टोरी में पाकिस्तान कहां से आया। दरअसल ईरान ने अपना डिमांड लेटर सीधे अमेरिका को नहीं थमाया, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान को अपना माध्यम बनाया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की माने तो अब ईरान के 10 डिमांड पर अब इस्लामाबाद में सभी पक्षों की आमने सामने मीटिंग होगी। अभी ये कहना कि शांति स्थापित हो गई है ये प्रीमेच्योर होगा, लेकिन ये जरूर है कि ईरान के जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो कि पहले अमेरिका रद्द कर चुका था, लेकिन वो उसके समेत उन्होंने कहा हाँ इन पे बात हो सकती है। ये एक एडवांस है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को इससे क्या मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब एक नेगोशिएटर की भूमिका में खुद को पेश कर रहा है। अमेरिका को खुश रखकर पाकिस्तान को उम्मीद है कि IMF से उसे और राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर प्रतिबंध हटते हैं तो सालों से लटका ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट फिर से जिंदा हो सकता है, जो पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी होगा।
मेरे हिसाब से तो ये एक मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थता की भूमिका के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास एक ओहदा होना चाहिए, लोग आपकी बात सुनने को तैयार हो। यहाँ तो आप जो अमेरिका मैसेज देता है वही आप आगे ले जाके दे देते हो, वो वहाँ से जो मैसेज देता है आप यहाँ दे देते हो। तो एक जिसको कहते हैं कबूतर, यानी कि आप चिट्ठी लेके जा रहे हो, उससे चिट्ठी पकड़ाई वापस दे देते हो। वहीं ट्रंप ने न्यूज एजेंसी AFP से बात करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा चीन ने ईरान को बातचीत की मेज पर लाया है। ये बयान बता रहा है कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिका की लाठी नहीं चल रही, बल्कि चीन की कूटनीति का सिक्का चल रहा है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के खबरों के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को जीत मिली है। ईरान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, हेग्सेथ ने ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खamenei के साथ साथ उन सभी ईरानी नेता और टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के मारे जाने का भी जिक्र किया जिनकी जंग के दौरान मौत हुई थी। इसके साथ पीट हेग्सेथ ने यह भी दावा किया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei गंभीर रूप से उनके हमलों में ही घायल हुए हैं। सुनते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर डेड, सुप्रीम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी डेड, सुप्रीम लीडर के ऑफिस से एडवाइजर डेड, सुप्रीम लीडर के मिलिट्री ऑफिस के चीफ डेड। रक्षा मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। मैंने कई नाम छोड़ दिए हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर गंभीर रूप से घायल हैं। इधर अमेरिका के भीतर ही ट्रंप की घेराबंदी भी शुरू हो गई। जहां ट्रंप प्रशासन ईरान को हराने की बातें कर रहा है, वहां ट्रंप का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। सीनेटर मार्की ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ट्रंप युद्ध अपराधों की धमकी देकर सजा से नहीं बच सकते। सीनेटर मार्की ने ईरान के साथ सीज फायर का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी संसद का सत्र बुलाने और ट्रंप पर महाअभियोग चलाने की मांग कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले पोस्ट के करीब 9 घंटे बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने ऐलान किया कि राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में फायरिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। IDF के इसी पोस्ट में एक ऐसी लाइन छिपी है जो इस सीज फायर की असलियत बयान भी करती है। इजराइल ने साफ कहा कि भले ईरान के साथ बंदूकों के मुंह मोड़ लिए गए हों, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन थमा नहीं है। यानी यह सीज फायर आधा अधूरा है, जैसा कि इजराइल साफ इशारा कर रहा है। इसमें शांति से ज्यादा मजबूरी की झलक दिखाई देती है। इसके फौरन बाद इजराइल के PM नेतन्याहू ने इसी लाइन पर बयान भी दिया और कहा कि सीज फायर समझौते में लेबनान शामिल नहीं है। ऐसे में अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप के दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींचे? ईरान को राहत देकर क्या इजराइल अब अपना पूरा जोर लेबनान फ्रंट पर लगाने वाला है, क्योंकि वो उसकी सीमा से लगता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस हाफ सीज फायर से पश्चिम एशिया में जंग थमेगी या नहीं थमेगी, या फिर एक खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी? अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर के बाद इजराइल में सियासी बयानबाजी भी तेज है। जहां विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लेपिड, जो कि नेतन्याहू के धुर विरोधी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर एक बड़ा हमला बोला है। लेपिड ने कहा कि यह इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया। यानी वो कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ ईरान के बीच और अमेरिका के बीच, उसमें इजराइल को छोड़ दिया गया, नेतन्याहू कुछ नहीं कर पाए। लेपिड, जो उनके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि सेना ने अपना काम पूरी तरीके से किया, जनता ने भी मजबूती दिखाई कि वो नेतन्याहू के साथ खड़ी रही, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर पूरी तरीके से विफल रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर है। खलीज टाइम्स के मुताबिक सीज फायर के ऐलान के बाद UAE की एयर डिफेंस सिस्टम ने आज बड़े बड़े हमलों को नाकाम किया है। दावा है कि 17 बैलिस्टिक मिसाइलों और 35 ड्रोन्स को मार गिराया गया। इस घटना ने पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों को एक बार फिर खतरे में डाला। ये सब तब हुआ जब आज सीज फायर का ऐलान हो गया। पश्चिम एशिया में जारी जंग पर सीज फायर के ऐलान के बाद पूरी दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया है वो भी अब आपको बता देते हैं। रूस ने इसे पॉजिटिव स्टेप बताया, साथ ही ये भी कहा कि इस संघर्ष में अमेरिका इजराइल की हार हुई है। वहीं यूक्रेन ने भी सीज फायर का स्वागत किया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस हमले बंद करे तो यूक्रेन भी तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सीज फायर को खाड़ी इलाके में तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल बताया, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने उम्मीद जताई कि सीज फायर इलाके और दुनिया के लिए राहत का पल लेकर आएगा। भारत सरकार ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम पश्चिम एशिया में
स्थायी शांति की दिशा में अहम साबित होगा। बयान में कहा गया कि भारत पहले भी लगातार ये जोर देता रहा है कि तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के जरिए ही इस संघर्ष को खत्म किया जा सकता है। जिस मुल्क की रगों में बारूद दौड़ता है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन मारा जाता है, वो आतंकी जो कि अमेरिका में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, वो आखिरकार कैसे पीस नेगोशिएटर बन गया? वो देश जहां पे दाऊद इब्राहिम रहता है, वो कैसे आखिरकार ईरान को और अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ले आया? अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान का इस पीस प्रोसेस में क्या काम हो सकता है। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। पर एक पीड़ा एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे मन में है कि 10 तारीख से वार्ता इस्लामाबाद में होगी, पाकिस्तान में। दुखद पक्ष है, एक आतंकी देश पाकिस्तान वो शांति दूत बना हुआ है और आप युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले जाके आपने फर्जी मेडल पहन लिया इजराइल का। क्यों किया आपने? ये रोल भारत को अदा करना चाहिए था। देखिए, अगर आप देश को बोलेंगे कि 3 घंटे की पिक्चर देख के खुश हो जाओ, तो फिर ये तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो बीजेपी एक पिक्चर को प्रमोट कर रही है फॉरेन पॉलिसी के तौर पर, ये फॉरेन पॉलिसी होगी आपकी। और इसमें जो पाकिस्तान का रोल है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वक्त सालिसी करके, मीडिएट करके दुनिया को एक तीसरी जंग से बचाया है। कांग्रेसी को तो पाकिस्तान का गुणगान करने का मौका मिलना चाहिए, वो चूकते नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के तर्जमान हो गए हैं कांग्रेसी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।